राधे राधे दोस्तों। हमारी कहानी दुष्ट मंत्री का दूसरा भाग में आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पहले भाग में आपने सुना था कि शिकारी ने जब देखा कि जाल में तोता फंस गया है तो उसने जाल को समेटा और अपने कंधे पर रखकर अपने घर की तरफ चल दिया। तो उसने जैसे ही पलटकर देखा, वहां भयानक सांप मरा हुआ पड़ा था। मरे हुए सांप से भी उसे ऐसे भय लग रहा था जैसे कि वो अभी उठकर उसके पीछे चल देगा। शिकारी घबराते हुए अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी को तोता दिखाते हुए बड़ी खुशी से बोला, सुनती हो, आज बड़ा अच्छा शिकार हाथ लगा है। उसकी बीवी भी तोते को देखकर बड़ी खुश हुई। उसने उसे जाल से निकाला और एक पिंजरे में डाल दिया। तोते को देखकर शिकारी की पत्नी ने खुश होते हुए कहा, तोता बड़ा लंबा और बड़ा मोटा है, आज तो मजा ही आ जाएगा। घंटे भर बाद शिकारी पत्थर पर छुरी को घिसकर तेज करने लगा। इसके बाद उसने तोते को पकड़ने के लिए पिंजरे में हाथ डाला। उसी समय तोता जोर जोर से चीखते हुए बोला, मुझे मत मारो, पहले मेरे जख्मों पर दवाई लगाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिकारी धक से रह गया। उसने अपने जीवन में कभी किसी तोते को इतनी बातें बोलते नहीं सुना था। उसका हाथ वहीं रुक गया और वह आंखें फाड़े उस तोते को देखने लगा। बाद में उसने झट से पिंजरे का दरवाजा बंद किया और दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और तोते की कही हुई बात उसे बताई। सुनते ही शिकारी की पत्नी आश्चर्य से उछल पड़ी। सच, तोते ने ऐसा बोला कि वह हमें माला माल कर देगा? उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। शिकारी ने हाँ भरी। उसकी स्त्री खुशी से नाचने लगी। शिकारी बोला, यह कोई पूर्व जन्म का पहुंचा हुआ ज्ञानी है या पंडित है, पता नहीं किसके साप से यह पक्षी रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हाँ, जरूर कोई न कोई रहस्य तो है, स्त्री ने सोचते हुए कहा। हमें उसे नहीं मारना चाहिए। शिकारी ने अपना फैसला सुनाया। हाँ, तुम जाओ और उसकी मर्रम पट्टी का इंतजाम करो। शिकारी तोते की दवा पट्टी करने के लिए चल दिया। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा। रोज तोते के जख्मों पर शिकारी दवा का लेप करता। इस तरह तोता 8वें दिन धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गया। शिकारी की पत्नी उसे बड़े प्यार से रखती। उसे रोज समय से दाना पानी डालती और प्यार से बोलती। एक दिन शिकारी ने उसका रहस्य जानना चाहा, इसलिए उसने पूछा, भाई, तुम बिल्कुल इंसानों की तरह बात करते हो, इस तोते की देह में आखिर तुम कौन हो? शिकारी की पत्नी भी उस समय वहीं बैठी थी। तोते का जवाब सुनने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही थी। सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी तोते के उत्तर देने का। तोते ने एक ठंडी सांस भरी और बोला, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे भाई? तुमने मेरे घावों को अच्छा किया है। तुम्हारा यह एहसान और भलाई मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। फिर भी कुछ तो बताओ, आखिर तुम कौन हो? अगर बन पड़ा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं भाई, मेरे दुख मुझे ही भोगने पड़ेंगे। जब तक मेरे भाग्य में दुख लिखा हुआ है तब तक मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन इन दुखों का अंत एक दिन जरूर होगा। कैसा दुख भाई? तुम साफ साफ बताओ, शिकारी अधीर होकर बोला। उसकी उत्सुकता देखकर तोते की देह से राजा चंद्रसेन ने अपना सारा किस्सा सुना डाला। शिकारी और उसकी पत्नी फटी आंखों से उसे देखते रहे और शिकारी ने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह एक गरीब की कुटिया है। यहाँ आपको कोई कष्ट न होगा। जितनी बन पड़ेगी हम आपकी सेवा करेंगे। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तोते की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह बोला, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं, मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे इस पिंजरे में डालकर चंद्रपुर के महाराज के पास ले चलो तो तुम विश्वास करो, मैं वापिस राजा बनते ही तुम्हें जहांगीर बख्शूंगा और अपने राज्य में ही आराम से रखूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। हम कल सुबह होते ही यहाँ से चंद्रपुर के लिए चल देंगे और कल शाम होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे। और कुछ महाराज? नहीं, बस, तोते ने खुश होते हुए कहा। चलते चलते शिकारी आखिर शाम को चंद्रपुर पहुँच गया। उसके हाथ में पिंजरा लटका हुआ था। महल के पास पहुंचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो देखो, एक निराला तोता, इसके मुंह से लड़ाई झगड़ों का न्याय सुनो। सुनो सुनो, बड़ा ज्ञानी है, कीमत केवल 10 रुपया।
आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। ऐसा कैसा तोता है भाई जो लड़ाई झगड़ों के फैसले कर दे। सब आश्चर्य से पिंजरे में बंद तोते को देख रहे थे। धीरे धीरे बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा सीलभद्र ने तुरंत अपने सिपाही दौड़ाए और शिकारी को अपने महल में बुला लिया। शिकारी पिंजरे को नीचे रखकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सुना है तुम्हारा यह तोता लड़ाई झगड़ों का फैसला करता है? महाराज ने पूछा। जी महाराज, सांच को आंच नहीं, आप खुद आजमा कर देख लीजिए, शिकारी ने कहा। अच्छा जी महाराज, और सुना है यह बड़ा पंडित और ज्ञानी है, यह भी सच है महाराज? कितनी कीमत चाहते हो इसकी? गरीब हूँ माई बाप, जो भी दोगे सर माथे पर स्वीकार कर लूँगा, शिकारी ने जवाब दिया। ठीक है, हम तुम्हें सोने की 10 मोहरें देते हैं। शिकारी हक्का बक्का रह गया। सोने की 10 मोहरें एक साथ कितने ही मीठे सपने उसकी आंखों में तैरने लगे। लेकिन देखो, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। तो ठीक है, हम तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। तुम 2-3 दिन हमारे राज्य में रहो। राज्य छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। तीसरे दिन के बाद हम तुम्हें जाने की इजाजत देंगे। जैसी आज्ञा महाराज। राजा ने अपने सैनिक को शिकारी को साथ ले जाने के लिए कहा। दूत उसे लेकर एक तरफ चल दिया। तोते को एक नए सोने के पिंजरे में डाल दिया गया और पुराना पिंजरा फेंक दिया गया। सोने के पिंजरे को एक रतन जड़ित खंभे पर लटका दिया गया। राजा सीलभद्र के राज्य के पूर्वी राज्य में विद्रोह चल रहा था। कुछ दिनों से अचानक उस विद्रोह के शांत होने की सूचना राजा को मिली। राजा चकराया कि आखिर क्या बात है जो चारों ओर से खुशी के समाचार मिल रहे हैं। उन्होंने इन सब खुशखबरियों का श्रेय तोते को दिया। उन्हें विश्वास हो चला था कि जब से यह तोता राजमहल में आया है, खुशियां साथ लेकर आया है। तीसरे दिन दरबार में एक विचित्र झगड़ा पेश हुआ। 4 रुई के व्यापारी थे। उसका एक बड़ा भारी रुई की गांठों का गोदाम था। चारों का व्यापार में बराबर का साझा था। चारों ने एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली रात दिन गोदाम में रहती और चूहों से रुई की गांठों की निगरानी करती। चारों व्यापारियों ने बिल्ली का एक एक पैर छांट रखा था और उसमें से हर एक अपने को उस पैर का मालिक समझता था। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आगे का किस्सा सुनाता हूँ। महाराज, एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर में चोट लग गई। उस पैर के मालिक व्यापारी ने अर्थात मैंने तेल लगाकर मरहम पट्टी कर दी। अब बिल्ली लंगड़ा कर चल दी। ठंड के दिन थे। आग तापने के लिए हम चारों साझीदारों ने मिट्टी की एक अंगीठी में हाथ तापने के लिए कोयला भरकर रखे थे। कोयले आधे जल चुके थे। बिल्ली हम चारों के पास बैठी हुई दुम चाट रही थी। हम अपनी बातों में खोए हुए थे। पता नहीं कब और कैसे बिल्ली का वह पैर जिसमें पट्टी बंधी हुई थी आग की चपेट में आ गया। शायद अपने बदन पर पंजे से खुजाते समय उसका वह जख्मी पैर पूरी तरह सध न सका। उसका पैर जलने लगा। दर्द और दुख से वह छटपटाती हुई इधर उधर गोदाम में भागने लगी। जिधर वह जाती थी उधर ही जलती हुई पट्टी से रुई की गांठें आग पकड़ लेती और गोदाम में आग सुलग उठी और सारा गोदाम जलकर राख हो गया। हम सबको बहुत भारी नुकसान हुआ है महाराज। घाटा होने के कारण ये तीनों व्यापारी मुझ चौथे पर नुकसान का भार डाल रहे हैं। इन तीनों का यह कहना है कि मैं ही बिल्ली के उस पैर का मालिक था। तीनों व्यापारी एक साथ खड़े हुए और हाथ बांधकर बोले, हमारी मांग उचित है महाराज। यही उस पैर का मालिक था। इसी ने उसके पैर पर पट्टी बांधी थी। उसी के पैर के कारण गोदाम में आग लगी, वरना हमारा हजारों का माल से भरा हुआ गोदाम जलकर खाक क्यों हो जाता? हमारा इसमें क्या दोष है? चौथे व्यापारी ने अर्ज करते हुए कहा, आप खुद ही फैसला करिए महाराज कि इन तीनों का मेरे ऊपर कितना बड़ा जुर्म है। बिल्ली हम चारों की थी। हम चारों उसे बराबर प्यार करते थे। वह सबसे घुली मिली रहती थी और सबकी मिली जुली संपत्ति की रखवाली करती थी। सीधी सीधी बात है, हमने आज तक होने वाला लाभ बराबर बांटा है। उसी प्रकार इस घाटे को भी चारों में बराबर क्यों न बांटा जाए। सारा दरबार सन्नाटे से घिरा हुआ बैठा था। हर व्यापारी की दलील तर्कपूर्ण और न्याय संगत थी। चारों व्यापारी अपनी अपनी जगह अपने पक्ष को मजबूत किए हुए थे। अब उनके झगड़े का क्या फैसला हो? तीनों व्यापारी बोले, महाराज, अब आप ही फैसला कीजिए। आप जो फैसला करेंगे
वो हमें मान्य होगा। चौथा व्यापारी भी बोला, हाँ महाराज, मुझे भी आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। सारे दरबारी टकटकी लगाए राजा को देख रहे थे। अचानक राजा को कुछ सूझा। उनके पीछे उनका एक सेवक हाथ में तोते का पिंजरा लिए खड़ा था। राजा ने सोचा, यह उपयुक्त समय है। अब मुझे इस तोते की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। देखें कि ये इस पेचीदा मामले को कैसे सुलझाता है। उन्होंने तुरंत दरबार को संबोधित करते हुए कहा, सब शांत हो जाओ। आज मेरी जगह मेरा यह प्यारा तोता सुखदेव इस झगड़े का न्याय करेगा। चारों व्यापारियों को और सारे दरबारियों को यह न्याय मानना पड़ेगा। राजा का इशारा पाकर उसका सैनिक तोते के पिंजरे को लेकर सामने खड़ा हो गया और पिंजरे को ऊपर उठा दिया, जिससे कि सुखदेव सभी को दिखाई देने लगे। प्रत्येक व्यक्ति सांस रोककर तोते का फैसला सुनने के लिए बैठा था। सुखदेव ने कहा, जब तक बिल्ली अंगीठी के नजदीक थी तब तक जलती हुई पट्टी से रुई की गांठों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा, परंतु वह जलती हुई पट्टी जब हानिकारक हुई, जब वह गोदाम के अंदर पहुंच गई और गांठों में आग लग गई। अब सोचना यह है कि आखिर बिल्ली को रुई की गांठों की तरफ कौन ले गया। जाहिर सी बात है, चोट लगे हुए पैर से और जले हुए पैर से तो बिल्ली थोड़ी दूर भी आगे नहीं जा सकती थी। फिर उस जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों की तरफ कौन ले गया। आप इस बात को जरा ध्यानपूर्वक सोचें। यह कहकर सुखदेव रुक गया। सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। अब सुखदेव ने फिर से बोलना शुरू किया, बिल्ली को जलता हुआ पैर नहीं, बाकी के बचे 3 पैर गोदाम की तरफ लेकर गए थे, जिसके कारण वहां पर आग लगी। इसलिए चौथा व्यापारी समूचे नुकसान को अकेला भरने का हकदार नहीं है। फैसला सुनकर सारी सभा दंग रह गई। हर एक के मुंह से बस वाह वाह निकल रहा था। वाह, कितना अच्छा फैसला किया है, कितना सच्चा न्याय हुआ है। राजा सीलभद्र भी काफी खुश नजर आ रहे थे। सभा बर्खास्त हुई और सभी लोग वहां से उठकर चले गए। दोपहर का समय था। तोते को सोने के पिंजरे में उसी रतन जड़ित खंबे पर लटकाया हुआ था। राजा और मंत्री आपस में बैठे हुए सुखदेव की प्रशंसा कर रहे थे। एकाएक राजा ने तोते से कहा, सुखदेव, तू मेरे लिए बड़ा भाग्यवान है। जब से तू मेरे यहाँ आया है, मेरे राज्य में सुख शांति का राज्य हो गया है। तू पूर्व जन्म का कौन है? तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मैं जानने के लिए बड़ा अधीर हूँ। तू मुझे सब कुछ बता। तोते की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और उसने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनते ही राजा सीलभद्र मन ही मन दुख से छटपटा उठे। उन्होंने कहा, वाह रे भाग्य, आज एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पिंजरे में बंद है। यह सब भाग्य का खेल है महाराज। तोते ने एक लंबी सांस छोड़ी। हमें बहुत दुख है राजा चंद्रसेन, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। राजा ने दुख प्रकट करते हुए कहा, आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज, केवल अपनी रानी कंचना चाहिए। अगर आप मुझे उससे मिलवा दें तो मुझे सारे जहां की खुशियां मिल जाएंगी। तुम चिंता ना करो, मैं आज ही अपने दूतों को रवाना करता हूँ। राजा ने उसे तसल्ली दी। तोता बड़ा खुश हुआ और मन ही मन रानी से मिलने की खुशी मनाने लगा। कितने दिनों से रानी कंचना की सूरत नहीं देखी। पता नहीं वह कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। यह ख्याल आते ही उसके मन में दुष्ट मंत्री शिशुपाल के लिए क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी। उसने तय कर लिया था कि उस नीच से बदला जरूर लेकर रहेगा। उसी दिन राजा सीलभद्र के दूत कंचना की खोज में चारों दिशाओं में निकल पड़े। उसी दिन राजा सीलभद्र ने खुश होकर शिकारी को जहागीर बख्शी और अपने राज्य में रहने की जगह दे दी। शिकारी की खुशी का ठिकाना न था। उसने सोचा कि तोता सच कह रहा था। उसने कहा था कि उसे माला माल कर देगा, सो उसने उसे सच में माला माल कर दिया। उधर राजा के आदमी रानी कंचना को बड़ी सरगर्मी से खोज रहे थे। पहाड़, जंगल, शहर, नदी आदि सब में बिखरे हुए थे। दोस्तों, आगे की कहानी दुष्ट मंत्री के तीसरे भाग में आपको सुनाएंगे। कहानी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम कहानी को यहीं विराम दे रहे हैं। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा एक कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके समर्थन के लिए धन्यवाद।
राधे राधे।